नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। कृषि कानून के विरुद्ध जारी किसान आंदोलन को आज राहुल गांधी का साथ मिला। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल आज ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे और कहा कि किसानों के अधिकार में सरकार को फैसला करना ही पड़ेगा। किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हुए तो प्रदर्शनकारी किसानों को राहुल गांधी का साथ मिला। किसानों के हक में ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए राहुल गांधी और सियासत को टॉप गियर में दौड़ाने की कोशिश की। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने हल्ला बोल दिया। किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। कृषि कानून पर राहुल पहली बार इस अंदाज में सामने आए। विजय चौक से ट्रैक्टर की सवारी कर वो संसद भवन पहुंचे। इस सफर पर राहुल गांधी के साथ हरियाणा, पंजाब के पार्टी सांसद दिखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में खुलकर आ गए। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे और केंद्र के कृषि कानूनों पर जमकर निशाना साधा। सर, ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन के आज 8 महीने पूरे हो चुके हैं। मॉनसून सत्र के दौरान प्रदर्शन की एक तस्वीर जंतर मंतर पर भी दिख रही है, जहां रोजाना किसान संसद लग रही है। राहुल ने उन्हीं के समर्थन में आवाज बुलंद की और केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों से उनका हक छीना जा रहा है। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। उधर राहुल संसद पहुंचे तो कांग्रेस के 2 नेता रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास को पुलिस थाने लेकर पहुंच गई। संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में धारा 144 लागू रहती है। इसके बाद भी राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च किया। इसे देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, ट्रैक्टर सीज कर लिया गया। रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास हिरासत में लिए गए। उधर राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, संसद तक पहुंचे तो कांग्रेस के बाकी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत ले लिया और यहां मंदिर मार्ग थाने में उनको लाके रखा गया। ट्रैक्टर भी जब्त किया गया, लेकिन राहुल गांधी जो संकेत देना चाहते थे वो उसमें कामयाब रहे। लेकिन बाकी के नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, बीवी श्रीनिवास हो, उनको दिल्ली पुलिस ने यहाँ हिरासत में रख दिया। पुलिस निर्णय कर लेगी। मोदी सरकार का आतंक चलता रहेगा। मोदी सरकार, युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे दूसरे साथी हों, इसी प्रकार से गिरफ्तार करती रहेगी। हम कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए, हमें 100 साल के लिए जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर काले कानून खत्म करिए और किसानों से बात करिए। बात इस बात की है, 7 महीने से लगातार किसान वहाँ बैठ के, पहले ठंड था, अभी गर्मी में, लगातार इस काला कानून के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बट सरकार कहीं ना कहीं इस गूंगी बेरी सरकार ने सुनने के लिए तैयार नहीं है।
राहुल गांधी जी ने आज संसद को जगाने का, देश के किसान के समर्थन में सबको जगाने का काम आज राहुल गांधी जी ने। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तैयारी कितनी बड़ी, कितनी पहले से अचानक सब कुछ कैसे तैयार हुआ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाएं? इसमें तैयार करने का क्या बात है, ऐसे कोई तैयार की बात। सरकार पर हमले का आगाज राहुल ने ट्रैक्टर मार्च से कर दिया और फिर उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा। कहा कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगा कर रहेंगे। राहुल के ट्रैक्टर मार्च को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए और पूछा कि आखिर वो किस बात का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने याद दिलाई कि कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में ही तीनों कृषि कानूनों का जिक्र किया था। फिलहाल किसानों का मुद्दा विपक्ष के लिए अहम हथियार है, जिसकी बदौलत कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हैं। लेकिन सरकार भी साफ कर चुकी है कि कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं। दिल्ली से अरविंद ओझा और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर से संसद पहुंचे उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी और इसकी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। इस वक्त मैं दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में मौजूद हूं और ये जो आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्टर है। इसी ट्रैक्टर में राहुल गांधी वो पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर उनको दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली इलाके में जो ट्रैक्टर है वो ले जाना चलाना मना है, सीधे सीधे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन आप देखेंगे तो इस ट्रैक्टर में कहीं भी, चाहे पीछे की तरफ चाहे आगे की तरफ, कहीं भी नंबर प्लेट नहीं है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी जो ये ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के जरिए राहुल गांधी वो बाकायदा ट्रैक्टर मार्च करके निकले थे पार्लियामेंट तक। जो नया कानून सरकार लेकर आई है उसके विरोध में और किसानों के समर्थन में ये ट्रैक्टर मार्च किया गया था। 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है दिल्ली पुलिस ने। मंदिर मार्ग थाने में है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द FIR दर्ज होगी। लेकिन आपको दिखाऊं कि इस ट्रैक्टर को सीज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से कर्नाटक में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने नेतृत्व बदलने का फैसला किया तो येदियुरप्पा ने आज दुखी मन से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। आज ठीक येदियुरप्पा सरकार के 2 साल भी पूरे हुए हैं और आज ही उनके इस्तीफे के बाद अब नए चेहरे की तलाश तेज हो गई है। इस्तीफे से पहले ये गम के आंसू हैं। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जहां खुशियों का माहौल होना चाहिए था, वहां मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की आंखों से आंसू निकल गए। ये बेहद भावुक पल था, क्योंकि सरकार की सालगिरह मनाने की जगह CM अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे येदियुरप्पा ने बता दिया कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। उसके करीब घंटे भर बाद वो राजभवन भी पहुंच गए, जहां उन्होंने राज्यपाल को त्याग पत्र सौंप दिया। मुख्यमंत्री स्थान के राजीनामा पत्र मंत्री बना ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ದುಃಖದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ 75 ವರ್ಷದಾಟದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ, ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು। इस्तीफा होते ही सियासी तस्वीर साफ हो गई कि बीजेपी अब किसी नए चेहरे को कर्नाटक की कमान सौंपेगी। बेंगलुरु की कुर्सी के लिए दिल्ली में तलाश तेज हो गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मंथन का दौर चल पड़ा। संसद भवन में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बताया जा रहा है कि उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। No, Yediyurappa has done really good work. I have whatever Nadda ji has said, it is perfectly correct. He has done good work. He has led Karnataka well. He has led the party there well from last 3-4 decades. नड्डा और शाह की बैठक खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। खबर है कि अगले 1-2 दिनों में नए CM के नाम पर मुहर लग जाएगी।
जब तक नए मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो जाता तब तक येदियुरप्पा कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। नए मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी हाईकमान में मंथन जारी है। अगले 2 से 3 दिन में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। अच्छी बात यह है कि नए मुख्यमंत्री के पास येदियुरप्पा के कामों को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए लगभग 3 साल का समय है। कर्नाटक के सियासी संकट पर इस रणनीति पर कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। ये उनका बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वो किसको रखना किसको निकालना, प्लीज, किसको रखना किसको निकालना उनका काम है। हमारा काम उनकी पैरवी करना नहीं है। इसको रखो इसको निकालो, ये उनका काम है, वो करने दो। एक पहला तो चीफ मिनिस्टर सत्यानाश करा वहां पर, अब जो आएगा और वो क्या करेगा देखिए। तमाम सियासी दांव-पेच के बीच अब इंतजार है कि बीजेपी किस चेहरे पर कर्नाटक के लिए भरोसा जताती है। दिल्ली से कमलजीत संधू और बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर पेगासस जासूसी कांड की, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है और इसी मामले को लेकर बंगाल सरकार ने जांच कमेटी गठित करने का फैसला कर दिया। हम आपको बता दें कि पेगासस वाली लिस्ट में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का भी नाम था। इस मामले की जांच 2 रिटायर्ड जज अब करेंगे। मुख्यमंत्री ममता पहले कैबिनेट की मीटिंग में जासूसी केस की जांच का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ममता दिल्ली पहुंच रही हैं। 5 दिनों का उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरे पर मिशन 2024 के लिए विपक्षी दलों के साथ रणनीतिक और राजनीतिक मंथन की तैयारी है। बंगाल को फतह कर लिया, अब लड़ाई दिल्ली की है। मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसी का अहम पड़ाव है ममता का दिल्ली दौरा। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा 5 दिनों का है। इन 5 दिनों के व्यस्त कार्यक्रम में सबसे अहम मुलाकात विपक्षी नेताओं से मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती हैं। इसमें क्या बात होगी, किन मुद्दों पर ममता अपनी राय पीएम के सामने रखेंगी, ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि मिशन 2024 के तहत ममता का दिल्ली दौरा कितना अहम है। मई में ही ममता ने तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभाली है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी ममता ने अपने दम पर चुनाव में शानदार जीत हासिल की। उस जीत के बाद पहली बार वो दिल्ली दौरे पर हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली जाने से ठीक पहले इसके गठन का मकसद साफ है। ममता बनर्जी एक संदेश देना चाहती हैं कि इस वक्त मोदी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें चूंकि बंगाल चुनाव हुआ उसमें उन्होंने शिकस्त दी, एक तरह से जो दावा करती हैं ममता बनर्जी। इसके बाद जब दिल्ली वो जा रही हैं 3-4 दिनों के लिए, 3 दिन गहमागहमी के रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने गठन किया है, उनकी सोच है कि दिल्ली दौरा जब रहेगा तो ये एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है। इस पर उन्होंने जाँच कमीशन का गठन किया है और जब वो दिल्ली पहुँचेंगी तो दूसरे नेताओं से भी इस विषय पर बातचीत होगी। साथ ही जो खाका है वो तो तैयार करना है, लेकिन मुख्य मकसद यही है कि मोदी के खिलाफ जो खेमा तैयार हो रहा है उसमें अपने को अग्रणी दिखाना है। मुख्यमंत्री अपने इस दौरे पर कई बड़े विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। मंगलवार को सोनिया गांधी से मिल सकती हैं। शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और पी चिदम्बरम से भी मिलने का कार्यक्रम है। ममता की नजर अब दिल्ली पर है। तैयारी कमजोर विपक्ष में जान फूंकने की है। ममता तमाम विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की पुरजोर कोशिश में जुट गई हैं, ताकि 2024 में मोदी की राह की मुश्किल बढ़ाई जा सके, विपक्ष को एकजुट कर मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। जिस प्रकार पीछे से प्रचार किया जाए, उनको पीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो पिछले चुनाव में 34 से 22 सीट में आ गए लोकसभा सीट में ममता बनर्जी, उस समय भी सारे नेताओं को बुला करके कलकत्ता में सभा की थी
और पीएम बनने के लिए उनके लोग बोले दीदी पीएम बनेंगे बोल प्रचार हुआ था, तो उनका 1 दर्जन सीट कम हो गया। बाकी जो नेता आए थे इसके बहुत पार्टी आज ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। बहुत नेता उस समय एमएलए एमपी थे, वो भी आज नहीं है, हार चुके हैं। मोदी जी के साथ देश है, इसलिए 282 से 303 तक सीट पहुंची और मोदी जी की सरकार, उसके उपलब्धि पर लोगों का पूरा भरोसा है। Bengal is in safe and secure hands of Trinamool Congress under the leadership of Mamata Banerjee, and she is destined to play a very, very important role, maybe the most central role in the politics of the country. बिहार में शमशान को लेकर राजनीतिक शोर तेज हो रहा है। सरकार और विपक्ष इस मामले पर अब आमने सामने हैं। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस बार हम लोगों ने तय किया है नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार इस देश में 15 फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक गांव में जहां भी शमशान घाट की जरूरत होगी हम शमशान घाट भी बनाने का काम करेंगे। लोग कब्रिस्तान बनाते हैं, शमशान भूल जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि 85% लोग की आबादी को कोई भूल जाए ये नहीं हो सकता। बताइए कि जहां अस्पताल की ज़रूरत है वहां वो लोग शमशान बनाने की बात कर रहे हैं कि बिहार के गांव-गांव में शमशान बनाएंगे। बताइए, अस्पताल की आवश्यकता है। कोरोना काल में जो पैसे लिए गए थे अस्पताल बनाने के लिए या कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जो उपकरण है वो खरीदा जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, और ये शमशान बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार में हम लोग शमशान नहीं बनाने देंगे। बिहार में अस्पताल की आवश्यकता है, बिहार में अस्पताल बनाइए, स्कूल की आवश्यकता है, बच्चों की पढ़ाई दुरुस्त कीजिए।